हेलो फ्रेंड्स, आज हम भारतीय अर्थव्यवस्था का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक बजट के बारे में जानेंगे। वो भी बजट 2021 जो कि 1 फरवरी 2021 को हमारे फाइनेंस मिनिस्टर मिसेस निर्मला सीतारमन ने पेश किया था। ये पहली बार डिजिटल बजट था। डिजिटल, इसकी सबसे खासियत क्या है इस बार के बजट की कि यह डिजिटल है, जिसे टैब के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। और इसमें जो बजट की प्रति मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स को भेजी गई वो डिजिटली भेजी गई, उनको कागज का कॉपी नहीं दिया गया बना के। तो ये हो गया इस बार के बजट का मेन पॉइंट, डिजिटल और कौन सा डेट है और किसने प्रस्तुत किया। अब हम जानते हैं कि बजट शब्द कहाँ से आया है। तो बजट शब्द जो है वो फ्रेंच वर्ड बॉगेट से आया है, जिसका मतलब क्या होता है कि बैग ऑफ लेदर, चमड़े का बैग होता था, जिसमें कि फ्रांस के जो वित्त मंत्री होते थे वो लेके लाल रंग के बैग को लेकर आते थे और उसमें बजट के कागजात होते थे जिसे उन्होंने जो वो पेश करते थे। तो हमने ये शब्द वहीं से लिया है, ये फ्रेंच वर्ड है। पहले बजट का नाम भारत में बदल दिया गया। आर्टिकल 112 के हिसाब से इसका नाम हो गया फिनेंशियल अकाउंट स्टेटमेंट। एनुअल फिनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक है। इस आर्टिकल 112 के अंतर्गत इसका नाम बदलकर ये एनुअल फिनेंशियल स्टेटमेंट कहा गया, मतलब वार्षिक आर्थिक विवरणी के रूप में इसको प्रेजेंट किया गया, ठीक है। अब इसके बारे में हम जाने कि भारत में सबसे पहला बजट किसने पेश किया था। तो उस समय हमारा देश आजाद नहीं हुआ था, तो जेम्स विल्सन नाम के अंग्रेज थे जिन्होंने पहला बजट 1860 में पेश किया था। लेकिन स्वतंत्र भारत का पहला बजट 26 नवंबर 1947 को मिस्टर सरमुख शेट्टी के द्वारा प्रस्तुत किया गया था, ठीक है। तो ये तो हुआ बजट के बारे में कि बजट कैसे शुरुआत हुई, कैसे कैसे ये बजट का सफर आगे बढ़ा और हम आज इस सफर के इस मुकाम पर पहुंचे हैं। तो ये जो 2021 का बजट है ये हम जानते हैं, हम सभी जान रहे हैं कि पिछले साल की स्थिति जो थी, आर्थिक स्थिति देश की बहुत ही डावाडोल थी। कोरोना जैसी महामारी का सामना कर हम अभी यहाँ पहुंचे हैं। हमारा जीडीपी जो था वो नेगेटिव ग्रोथ में चला गया था, नेगेटिव ग्रोथ चल रहा है। तो अभी उससे उबरने की स्थिति है। तो इस बजट में 40 लाख करोड़ खर्च करने की बात की गई है। अब इस पैसे को कहाँ कहाँ एलोकेट किया गया है इसे हमें देखना है। लेकिन इसके पहले हम ये जानें कि बजट के पैसे आते कहाँ से हैं और जाते कहाँ हैं। तो सरकार का ये बजट जो होता है ये क्या है, अनुमानित सरकार की अनुमानित आय और अनुमानित व्यय का विवरणी दिखाता है, ब्यौरा देता है। तो इसलिए एक्सपेक्टेड इनकम एंड एक्सपेक्टेड एक्सपेंडिचर, तो इनकम का हम देखें कि कहाँ कहाँ से सरकार को इनकम मिलता है और कहाँ कहाँ सरकार खर्च करती है। तो हम इसको मोटा मोटी तौर पे देखते हैं। तो इनकम सरकार की आय क्या, सरकार लोन लेती है। लोन क्यों लेती है? क्योंकि सरकार को बहुत सारे प्रोजेक्ट में खर्च करने होते हैं, बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर, गवर्नमेंट वेलफेयर, सोशल सिक्योरिटी, ये सारी स्कीम्स में सरकार खर्च करती है, तो ये लोन लेती है। तो 36% जो सरकार का इनकम है वो लोन से आता है। और लोन कहाँ कहाँ से मिलता है सरकार को? तो IMF, वर्ल्ड बैंक, WTO, इस तरह की बड़ी बड़ी विश्व की संस्थाओं से सरकार को लोन मिलता है, ठीक है। दूसरा आय का साधन है जीएसटी। जीएसटी से सरकार को 15% इनकम होता है। इस बार सरकार को जीएसटी से बहुत ज्यादा इनकम हुआ पिछले फाइनेंशियल ईयर में।
क्यों? क्योंकि जीएसटी पिछली बार हम लोग जान रहे थे कि हम पूरा देश कोरोना से ग्रस्त था और पूरे देश में लॉकडाउन था, तो जो भी खरीदारी हो रही थी, ऑनलाइन खरीदारी हो रही थी, डिजिटल खरीदारी हो रही थी, जिसमें जीएसटी देना मस्ट होता है। बिना जीएसटी दिए आप ऑनलाइन खरीदारी कर ही नहीं सकते हैं, तो इससे सरकार को अच्छी खासी आमदनी हुई। फिर तीसरा है इनकम टैक्स रिटर्न। इनकम टैक्स रिटर्न से सरकार को 14% की आमदनी होगी। और अंत में है चौथा है कॉरपोरेट टैक्स। कॉरपोरेट टैक्स क्या होता है? ये बड़े बड़े घरानों को, इंडस्ट्रियल घराने जो होते हैं, बिरला टाटा जैसे, उन लोगों से टैक्स लिया जाता है, उसे हम कॉरपोरेट टैक्स कहते हैं। ये 13% इससे इनकम हुई। अब एक्सपेंडिचर, सरकार को जो पैसे आए इसमें से खर्च कहाँ हुआ? तो जितना सरकार लोन लेती है उतना तो सरकार को इंटरेस्ट भी तो देना पड़ता है। तो सरकार का मैक्सिमम परसेंटेज कहाँ जाता है? 36% लोन लेती है तो 36% इंटरेस्ट भी देती है। इसके अलावा सरकार और कहाँ खर्च करती है? सरकार को जो भी इनकम होता है उसमें से सरकार को स्टेट को बांटना पड़ता है, तो सरकार का 15% पैसा चला जाता है स्टेट्स को देने में। फिर तीसरा है प्लान्स, जिसमें सरकार बहुत सारी योजनाएं चलाती है, जन कल्याणकारी योजनाएं चलाती हैं, जैसे उज्ज्वला योजना, तो हाउसिंग स्कीम, पेंशन, ये सारी चीजों के लिए सरकार को खर्च करना पड़ता है, तो सरकार की आमदनी का 14% उसमें चला जाता है। तो इस तरह से ये तो हमने देख लिया कि बजट का इनकम और एक्सपेंडिचर साइड क्या है। अब इस बार के बजट में सरकार ने कहाँ कहाँ खर्च करने की तैयारी की है और कैसे कैसे पैसों का एलोकेशन किया है, ये हम देखते हैं। तो यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट सरकार का पहला सेक्टर है हेल्थ। हेल्थ में सरकार ने सबसे ज्यादा खर्च करने को सोचा है इस बार। हेल्थ में सरकार का पहला मतलब है कि डिजिटल, इसमें 2,20,000 करोड़ जो है सरकार ने खर्च करने को सोचा है हेल्थ पर। हेल्थ क्योंकि अभी कोरोना गया नहीं है, कोरोना का टीका, कोरोना का मास्क, कोरोना का ये तैयारी, जो सारी सेफ्टी का मास्क, किट वगैरह, ये सब पर खर्च अभी चल रहा है, अभी जारी है। तो हेल्थ पर सबसे ज्यादा सरकार ने इस बार के बजट में जोर दिया है और इतना पैसा अलोकेट किया है। इसमें क्या है कि पूरा हेल्थ केयर लोगों का ध्यान देने के लिए। दूसरा है, पहला तो हेल्थ हुआ, दूसरा हुआ कि सरकार ने क्या किया कि एफडीआई सरकार ने एफडीआई क्या होता है? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, जिसमें क्या होता है कि सरकार की यहाँ की कंपनी पर, देश की कंपनियों में विदेशी कंपनियां आके निवेश करती हैं, या तो वो कंपनियों को खरीद लेती हैं, या उनको अपने साथ मर्ज कर लेती हैं, या फिर उनमें पैसे लगाती हैं और उस प्रॉफिट का शेयर लेती हैं। तो इसके लिए सरकार ने अलाउ किया। एलआईसी को सबसे ज्यादा परसेंटेज, पहले 49% था एफडीआई इसमें अलाउड, जो बढ़कर अब हो गया 74%। अब इसमें क्या है कि 74% विदेशी कंपनियां इसमें पैसे लगाएंगी और सरकार को उससे फायदा होगा। ठीक है, सरकार को इनकम बढ़ेगा सरकार का। तो एलआईसी में सरकार ने अलाउ किया। इसके अलावा सरकार ने इन्वेस्टमेंट किया बीपीसीएल। बीपीसीएल सरकार की प्रॉफिट, एफडीआई एंड डिस इन्वेस्टमेंट हम साथ करके देखते हैं तब। तो एलआईसी में दिया। इसके अलावा रेलवे में भी सरकार ने एफडीआई अलाउ किया। रेलवे में कहा? तो डीएफसी क्या है कि फ्रेट कॉरिडोर है सरकार का, इसमें प्राइवेट को दे दिया ताकि प्राइवेट कंपनीज इसको चलाएं और इसका देखरेख करें। इसके अलावा सरकार ने क्या किया? डिस इन्वेस्टमेंट में सरकार ने रेलवे लाइन की जमीन को, रेलवे लाइन के, हम देखते हैं कि रेलवे लाइन जब होता है तो रेलवे लाइन के इर्द गिर्द बहुत जमीन होती है, जिसको सरकार ने क्या कर दिया कि दे दिया प्राइवेट कंपनीज को, लीज पे दे दिया, और इसके बदले में सरकार को पैसे मिले, तो सरकार का इनकम का एक जरिया हुआ। फिर एफडीआई सरकार ने क्या किया कि बीपीसीएल सरकार की सबसे प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है, जिसके शेयर्स को सरकार ने
डिसइन्वेस्ट कर दिया, मतलब विदेश की कंपनियां उसके शेयर्स को खरीद ली। डिसइन्वेस्टमेंट में क्या होता है कि सरकारी बाहर की कंपनी आकर सरकार उस कंपनी के कुछ शेयर्स खरीद लेती हैं और उसके मैनेजमेंट में फिर उनका से हो जाता है और वो उसमें दखल भी देती हैं और वहां से प्रॉफिट भी कमाती हैं। तो बीपीसीएल में प्रॉफिट मेकिंग कंपनी में सरकार ने डिसइन्वेस्टमेंट किया। इसके अलावा सरकार ने क्या किया कि एयर इंडिया को सरकार बेच रही है और ज्यादा चांसेस है कि सरकार ये प्राइवेट कंपनी कौन खरीद लेगी, टाटा खरीद लेगी। तो ये मतलब बाहर की जो बड़ी बड़ी कंपनी है या देश की कंपनी है, जो बड़ी बड़ी प्राइवेट कंपनीज है, वो अगर किसी कंपनी को खरीदती हैं तो उसे हम डिसइन्वेस्टमेंट कहते हैं। या तो उसका शेयर खरीदती हैं या तो पूरा का पूरा खरीद लेती हैं। तो एयर इंडिया हो गया। फिर एक कॉनकॉर्ड नाम की कंपनी है जो कि कंटेनर की कंपनी है। तो ये कंटेनर की कंपनी को भी सरकार ने दे दिया। इसके अलावा फिर कॉनकॉर्ड के अलावा सरकार ने क्या किया कि जो भी डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर हमने बताया ना अभी, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर जिसको हम कहते हैं ये केवल फ्रेट के लिए ये लाइन बनाया गया है, रेलवे लाइन बिछाया गया है जिसमें ट्रेन बहुत स्पीड से चलती है और डबल कंटेनर लेके ट्रेन चलती है। तो ये फ्रेट कॉरिडोर को भी इस पे भी डिसइन्वेस्टमेंट की बात हुई है, सरकार इसमें भी ये और एफडीआई ट्रांसमिशन कंपनीज को भी में भी एफडीआई अलाउ कर दिया गया। ट्रांसमिशन कंपनीज में क्या होता है कि उनका रख रखाव यहाँ लोकल कंपनीज या देश के कंपनीज के द्वारा नहीं हो पा रहा है, तो ये ट्रांसमिशन का प्रोसेस भी बाहर की कंपनीज को दे दिया गया है ताकि वो उसका देख रेख अच्छे से कर सकें और उसमें पैसे लगाएं। तो इससे सरकार को फायदा होगा। और उसके बाद क्या है कि इलेक्ट्रिफिकेशन जो रेलवे का है, रेलवे का इलेक्ट्रिफिकेशन को सरकार ने 100% एफडीआई दे दिया है, मतलब बाहर की कंपनी को निवेश करने के लिए दे दिया गया 100%। तो इससे क्या होगा कि इस पूरा जो है रेलवे का जो पेट्रोल डीजल का खर्चा है वो खत्म हो जाएगा और पॉल्यूशन भी कम होगा और इससे सरकार को पेट्रोल के खर्चे में बचत होगी, पेट्रोल डीजल का जो खर्च हो रहा था। तो इलेक्ट्रिफिकेशन का फायदा मिलेगा। उसके बाद क्या है कि इससे सरकार को 12,000 करोड़ रुपए की प्रॉफिट होगी। ठीक है, अब हम देखते हैं एग्रीकल्चर। अगला पॉइंट है एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर में सरकार ने एग्रीकल्चर क्रेडिट के लिए 16.5 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान किया है, प्रोविजन किया है, जिस इतने की क्रेडिट किसानों को दी जाएगी। उसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर, एग्रीकल्चर का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए 40 लाख करोड़, 40,000 करोड़, नॉट लाख करोड़ सरकार ने इसका प्रोविजन किया है। ठीक है, उसके अलावा सरकार ने 5 फिशिंग हब बनाया, मेजर फिशिंग हब, 5 मेजर फिशिंग हब। कहां कहां बना है? कोच्चि, चेन्नई, वाइजैग, पेटुआगढ़ एंड पारादीप। इससे लोगों की आमदनी बढ़ेगी। इसके अलावा सरकार ने क्या किया? रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्च किया। सीवीड कल्टीवेशन, सीवीड कल्टीवेशन का प्रोजेक्ट तमिलनाडु में लगाया है। तो ये हो गया एग्रीकल्चर के लिए। और इसमें क्या है कि एग्रीकल्चर में लेकिन कुछ चीजों का, यूरिया का दाम बढ़ गया है। ठीक है,
यूरिया का दाम बढ़ जाने से किसानों के लिए थोड़ा सा दिक्कत हो गया, यूरिया महंगा हो गया। और लेकिन इससे फायदा ये हुआ कि यूरिया को नीम कोटेड कर दिया गया है, तो जो मिलावट के लिए यूरिया यूज होता था अब यूज नहीं हो पाएगा। तो कहते हैं ना कि यूरिया को यूज करके लोग वाइन में या कभी कभी तो ये भी सुनने को आता है कि दूध में भी लगा देते हैं, मिला देते हैं। तो ये खत्म हुआ। पल्सेस के दाम बढ़ गए, एप्पल का दाम बढ़ गया, कॉटन का दाम बढ़ गया। तो ये कुछ जरूरी चीजों के दाम बढ़ गए। इसके अलावा क्या हुआ कि ये तो एग्रीकल्चर का हुआ। एग्रीकल्चर में गन्ना का प्राइस अभी भी बहुत कम है, जो कि 3.5 रुपीज पर केजी है। इसको बढ़ाने की आवश्यकता थी, लेकिन इस पर ध्यान नहीं गया शायद। अब हम देखते हैं एजुकेशन। नई शिक्षा नीति आई है, उस हिसाब से एजुकेशन में खर्च को बढ़ाने की बात थी, लेकिन पता नहीं क्या हुआ है। अभी एजुकेशन में पहले 99,000 करोड़ था खर्च पिछले साल, जो कि कम करके क्या हो गया 93,000 करोड़ कर दिया गया है। तो शिक्षा कैसे बढ़ेगी इस नई शिक्षा नीति में? तो आप 6% बजट का एलोकेट करने वाले थे, लेकिन अभी तो जो दिख रहा है बजट में वो 93,000 करोड़ है। बाद में बढ़े तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन अभी ये है। इसके बाद 18% जीएसटी लगा दिया गया, सबसे हाईएस्ट जीएसटी शिक्षा पर। तो ये बहुत मतलब तकलीफ दे है, क्योंकि शिक्षा बढ़ेगी कैसे? 18% जीएसटी लगने से शिक्षा में सुधार होने में दिक्कत होगी। और क्या है कि लेकिन 100 सैनिक स्कूल खोलने की बात कही गई है। ठीक है, तो ये हुआ एजुकेशन के बारे में। अब हम देखते हैं ऑटोमोबाइल सेक्टर में क्या हुआ। ऑटोमोबाइल सेक्टर में ऑटोमोबाइल सेक्टर का क्या हुआ है कि बहुत उसमें नुकसान चला। इस बार जो ऑटोमोबाइल सेक्टर था कोरोना के टाइम में समझो तो बैठ ही गया, क्योंकि उसकी बिक्री बिल्कुल बंद हो गई थी। लोगों ने कार का डिमांड ही खत्म कर दिया था। तो अब सरकार नई नीति बनाई, और जो कार 20 साल से ज्यादा का हो गया उसको हटा देना है। सरकार हटा देगी, स्क्रैप में भेज देगी। और जो कॉमर्शियल व्हीकल 15 ईयर से ज्यादा का हो गए, इनको भी हटा देगी। तो इन सबको जो स्क्रैप में बनाकर ये किया जाएगा, तो स्टील बनेगा और वो स्टील 30% सस्ता होगा। ठीक है, तो ऑटोमोबाइल का फिर डिमांड बढ़ेगा, क्योंकि 1.50 करोड़ कार को आउट ऑफ द रोड कर दिया जाएगा। सबको मतलब सबको ऑब्सोलीट बना दिया जाएगा। मतलब ये कार अब सड़कों पर चलने लायक नहीं रहेंगी। तो इतना कार जब कम होगा, तो इतने कार्स की, बहुत सारे कार्स की फिर नई डिमांड आएगी। न्यू डिमांड आने से ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को बूस्ट किया जा सकेगा। तो ये हुआ ऑटोमोबाइल के लिए। और इसके साथ साथ ऑटोमोबाइल सेक्टर में सरकार ने ये भी कहा कि आप एयर बैग गाड़ी में होना मस्ट कर दिया। मतलब जो कि एक्सीडेंट के समय आपको कवर कर लेती है, तो 2 एयर बैग्स आर कंपलसरी फॉर कार। न्यू कार में आपका 2 एयर बैग्स होना चाहिए। और चक्का में एबीएस होना जरूरी है। क्या एबीएस क्या होता है? ये चक्का को फिसलने से रोकता है, सड़क पर फिसलने से रोकता है। तो ये भी मतलब सरकार ने इसको कंपलसरी किया। फिर सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो है ई पोर्टल फॉर लेबरर्स। डिजिटलाइजेशन के इस जमाना में लेबर लोग अपने को कहीं भी एनरोल नहीं कर पाते थे। तो ये सबसे महत्वपूर्ण काम हुआ कि लेबरर्स को ई पोर्टल में अपने को रजिस्टर्ड करने का मौका मिलेगा, जिससे क्या होगा कि जिसको भी उनकी सेवाओं की जरूरत होगी वो उन्हें हायर कर सकते हैं। सब अपना डिटेल्स डाल देंगे ई पोर्टल पे कि इस शहर में, इस जगह पे मैं यहाँ पर अवेलेबल हूँ, तो जिसको जरूरत होगी वो उनसे कांटेक्ट कर पाएंगे। ठीक है, फिर है पेट्रोल पे सेस लगाया जा रहा है। सेस लगाया जा रहा है पेट्रोल पे। और इसके अलावा क्या है कि फॉरेन गुड्स जो भी हैं, मोबाइल, कार,
इलेक्ट्रॉनिक्स में एसी फ्रिज सब आ रहा है, इलेक्ट्रॉनिक्स फ्रिज एसी सबके दाम बढ़ेंगे। साथ ही साथ सोलर पैनल का भी दाम बढ़ा दिया गया, जो कि ये सही नहीं हुआ, क्योंकि हम अभी ऑल्टरनेटिव एनर्जी सोर्स के और शिफ्ट कर रहे हैं। सोलर एनर्जी का हमने प्रयोग शुरू किया है। अगर ये महंगा हो जाएगा तो इसका उपयोग फिर कम हो जाएगा, तो ये थोड़ा गलत हुआ। फिर गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, लेदर, आयरन, ये सब सस्ते होंगे। ठीक है, तो इन सब के सस्ते होने से इनका इन्वेस्टमेंट, इसमें लोग इन्वेस्टमेंट कर पाएंगे। डिफेंस पर खर्च किया गया डिफेंस के लिए जो बजट एलोकेट किया गया वो है डिफेंस में 4,80,000 करोड़। जिसमें से 50% तो चला जाएगा आर्मी मैन के पेंशन और सैलरीज में, तो बचा केवल 50%, जो कि सफिशियंट नहीं है। 50% जो अमाउंट खर्च किया जा रहा है डिफेंस के लिए सफिशियंट नहीं है, क्योंकि अभी हम चाइना के वार के संकट से, मतलब वार का अंदेशा है, तो उस हिसाब से डिफेंस के लिए खर्च कम लग रहा है, तो इसमें को खर्च बढ़ाने की जरूरत है। ठीक है, उसके बाद है अब हमें एक चीज और जानना है कि ऑर्गेनाइज सेक्टर और अनऑर्गेनाइज सेक्टर का जॉब कितना है और वहां